नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। हम लोग नेट की इकाई 1 कर रहे थे और हम लोगों ने पहले क्लास में देख लिया है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी। हम लोगों ने पाली, प्राकृत, सौरसेनी, आर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध भी हमने समझ लिया है। हमने समझा बिल्कुल लास्ट में समझा था अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध क्या था। उसमें हमने जाना कि जो अपभ्रंश से आपका हिंदी का विकास है वो एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। मतलब बहुत तीव्रता के साथ नहीं हुआ। सबको पता है कि जो भाषा होती है उसका विकास सतत होता है, अर्थात धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी नदी से किसी धारा का अलग होना, वो एक मतलब तीव्रता के साथ नहीं होता कि ऐसे नदी आई और तुरंत ऐसे मुड़ गई। वो एक सतत प्रक्रिया के द्वारा मुड़ती है। वैसे ही कोई भाषा से कोई नई भाषा जन्म लेती तो वो भी सतत प्रक्रिया के द्वारा आता है उसमें। वही यहाँ पे अपभ्रंश और हिंदी में देखने के लिए मिलता है कि दोनों में बहुत तीव्रता के साथ बदलाव नहीं होता और दोनों में कुछ चीज़ें मिली जुली रहती हैं, तो कुछ चीज़ों में बदलाव धीरे धीरे दिखने लगता है। और हमने जाना कि कैसे अपभ्रंश और हिंदी में बदलाव किया जाता है। और क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपभ्रंश है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक प्राकृत भाषा अपभ्रंश, जो कि आपकी तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलती है, और दूसरी है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, इसका प्रयोग आम जनों द्वारा हो रहा था। उसी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश से किसका हिंदी का विकास होता है। और ये किस प्रकार से अलग है अपभ्रंश से। हिंदी में क्या है कि जो परसर्ग हैं उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलने लगता है, जो कि आपका अपभ्रंश में देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर आपकी तीसरी बात की जाए तो इसमें क्या है, विदेशी शब्द भी आ जाते हैं कुछ, क्योंकि उस समय जब हिंदी का विकास हो रहा होता है तो कई बाह्य आक्रमणकारी भारत में आ रहे होते हैं। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, अर्थात भारत में उस समय कौन सा काल शुरू हो रहा है जब हिंदी का विकास हो रहा है, राजपूत काल का अंत हो रहा होता है और आपका सल्तनत काल शुरू हो रहा होता है। तो उन शब्दों का भी इसमें देखने का प्रयोग देखने को लिए मिल जाता है। और आपका इसमें क्या है कि जो आपकी अपभ्रंश है उसमें सपोज करिए हाथ लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, उसमें हाथ से लिखा जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो हाथ हो जाता है। उसमें कम लिखा जाता था तो इसमें क्या हो जाता है, काम हो जाता है। अर्थात ये क्या है कि यहाँ पर जो था हटा उसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पर छत तक दीर्घीकरण हो रहा है। तो ये बेसिकली 3 अंतर जिनके आधार पर ये रचना अपभ्रंश की है या पुरानी हिंदी या हिंदी की है, ये समझा जाता है। इसी आधार पर जो आपका हिंदी का विभाजन भी किया जाता है वो भी किया जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये तो पीछे का था कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। तो हम लोग इन सब की चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास महत्वपूर्ण लग रही है और आप लगातार जुड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य पहुंचेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने जैसे कि बताया आपको कि आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, हिंदी का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। हिंदी का भौगोलिक विस्तार पहला पॉइंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भौगोलिक विस्तार, देखिए हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अपडेटेड डाटा में तो कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा कि दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और ये केवल भारत में बोली जाती है ऐसा भी नहीं है। भारत में इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये आपको बेसिकली उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो मध्य प्रदेश यहाँ से ख़त्म होता है और ये महाराष्ट्र का नागपुर वगैरह का शामिल कर लें तो इसके ऊपर का जितना पार्ट है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिंदी देखने के लिए मिलती है। वो अपने अलग अलग भाषाओं या बोलियों के रूप में जरूर देखने के लिए मिलती है, परंतु किसी न किसी रूप में यहाँ पर हिंदी विद्यमान है। परंतु अगर भौगोलिक विस्तार इसका उत्तर के मतलब भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से लेकर कश्मीर की दक्षिणी सीमा तक माना जा सकता है। और इधर क्योंकि उर्दू कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू के शब्दों में बहुत समानता है और व्याकरणिक समानता भी है, तो कहीं ना कहीं
उर्दू में भी हिंदी का प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं इसका विस्तार पाकिस्तान में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अगर अब ये तो हो गई भारत की चर्चा। तो केवल हिंदी ऐसा नहीं है कि केवल भारत में बोली जाती है। आपने सुना होगा कि मॉरिशस के में भी आपको हिंदी के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ जो भारत से गए हुए लोग थे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संजोए रखने के लिए हिंदी को भी संजो के रखना, क्योंकि उनमें बहुत भारी संख्या में जो गए लोग थे वो उत्तर भारत से थे, बिहार से थे, अवध से थे। तो वो आपको वहां पे देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है, आपको जो आप बाहरी हिंदी देखेंगे उसमें भोजपुरी बहुत आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उनमें से जो बहुत सारे लोग गए वो कहाँ से थे, बिहार के भोजपुर इलाके से थे। अवधि आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अगर देखने के लिए मिलनी चाहिए तो आजकल खड़ी बोली मिलनी चाहिए, परंतु नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गए वो 1850 से 1900 के बीच में गए। उस समय खड़ी बोली उतनी विकसित अवस्था में नहीं थी, इसलिए जो उस समय लोग गए उन्होंने अपनी मूल भाषा को ही संजोए रखना। तो इसमें मॉरिशस हो गया आपका, फिजी हो गया आपका, सूरीनाम हो गया आपका, गयाना हो गया, जितने भी कैरोबियन देश है वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। टबैगो हो गया, त्रिनिदाद हो गया, हालैंड में भी देखने के लिए मिल जाती है। साउथ अफ्रीका हो गया आपका, यहाँ पर भी आपका देखने के लिए मिल जाएगी। सिंगापुर में भी आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी भारत से गए हुए हैं। बाकी अगर आप विकसित देशों की बात करें तो आपको जो अमेरिका है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हिंदी भाषी आपको मिल जाएंगे, और कनाडा वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे, आपको इंग्लैंड में भी मिल जाएंगे। और इन लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। तो आप भौगोलिक हम विस्तार को समझ चुके होंगे कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार भारत के उत्तर में है, अभी तो अन्य कई देशों में भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे खंड की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारे आज की चर्चा का विषय है, वह है हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है। हिंदी उपभाषाएं कितनी हैं? तो पहले सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 18, 15, 7, 5। तो आपका आंसर होगा 5। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। दूसरी है आपकी पूर्वी हिंदी। उपभाषाओं की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज। तीसरी है राजस्थानी। चौथी है आपकी बिहारी, और पांचवी आपकी हो जाएगी पहाड़ी। अब इनकी बोलियों की बात कर ली जाए तो टोटल बोलियों की संख्या कितनी हो जाती है? 18। और वो कौन कौन सी हैं आइए उनको देखते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कितनी आ जाती हैं? टोटल 5 आती हैं। पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? खड़ी बोली, जो कि मानक भाषा जो है उससे काफी ज्यादा करीब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी हो जाएगी आपकी हरियाणवी। तीसरी आपकी है ब्रज भाषा। चौथी आपकी है बुंदेली, और इसमें से पांचवी हो जाएगी आपकी कन्नौजी। ठीक है। अब बात अगर पूर्वी हिंदी की जाए तो इसके 3 डिवीजन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहली आपकी है अवधी, जो कि एक समय साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर लेती है मध्यकाल में आपके। और दूसरी हो जाएगी आपकी बघेली, और तीसरी हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है। ये हो गई आपकी पूर्वी हिंदी। राजस्थान में कितने डिवीजन करने पड़ेंगे आपको? टोटल 4 डिवीजन आपको राजस्थानी में देखने के लिए मिल जाएंगे। पहली हो जाएगी आपकी मारवाड़ी, दूसरी हो जाएगी आपकी जयपुरी, या इसको कहीं कहीं पे आपको ढूंढाई भी मिल जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरी है आपकी मेवाती, और चौथी है आपकी मलावी। ठीक है। अब बिहारी के डिवीजन करें तो बिहारी के आपको कितने डिवीजन मिल जाएंगे देखने के लिए? बिहारी के आपके 3 डिवीजन देखने के लिए मिलेंगे। पहली कौन सी हो गई? भोजपुरी। ये तो आप लोगों ने बहुत देख रखा होगा, इसकी पिक्चरें आपने देखी होंगी, निरहुआ रिक्शा वाला और अदर्स अदर्स, काफ़ी मनोरंजक होती हैं। और गाने तो अपनी अश्लीलता के कारण मतलब जग प्रसिद्ध कह सकते हैं आपको, क्योंकि आप
इनका वर्जन भी देखते रहते हैं, नेट पे कई सारे आते रहते हैं और विदेशों में भी इनकी चर्चा रहती है। अब बात करते हैं पहाड़ी। पहाड़ी की भी कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी और तीसरी हो जाएगी आपकी नेपाली। ठीक है, तो 3 3 6 4 10 3 13 और 5 18, अर्थात क्योंकि देखिए 5 आपकी पश्चिमी से हो गई, 3 आपकी पूर्वी से हो गई, 4 आपकी राजस्थानी से हो गई, 3 बिहारी से हो गई और 3 आपकी पहाड़ी से हो गई। टोटल कितनी हो गई आपकी? 18। तो हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल गए। पहला, हिंदी में उपभाषाएं कितनी है? 5, और बोलियां कितनी है? वो हैं टोटल 18। तो देखिए, अभी अगर ये पहाड़ी हिंदी के कई बार डिवीजन आपको 3 अलग प्रकार से मिल जाते हैं। वो कैसे डिवीजन किए जाते हैं वो थोड़ा सा यही पे हम आपको समझाते चलते हैं। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। तो पूर्वी की आपकी नेपाली हो जाती है और मध्य की आपकी जो कुमाऊनी और गढ़वाली जो हैं ये किस में आती हैं? आपकी मध्य में आ जाती है। पश्चिमी क्या है? जो आपकी हिमाचल प्रदेश की भाषाएं हैं बहुत सारी, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, उनमें से आपकी जैसे क्योंथली हो गई, ये किसकी पार्ट हो जाएगी? बोलियां हैं, बहुत छोटी मात्रा में हैं। बुलाई हो गई, ये किसकी है? पश्चिमी पहाड़ी की पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि हिंदी की कितनी भाषाएं हो गई? 5 हो गई। बोलियां कितनी हो गई? टोटल 18। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। और ये लगभग हर जगह पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, कल हम लोगों ने अपभ्रंश के बारे में अंत में पढ़ा था कि अपभ्रंश का डिवीजन आप लोग तो देखते हैं कल कहाँ पे किया था। अच्छा, हम लोगों ने ऊपर देखा था उसको कि कैसे कैसे डिवीजन होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सौरसेनी अपभ्रंश हो जाता है, मागधी अपभ्रंश हो जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश वगैरह भी देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो पश्चिमी हिंदी का विकास है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। सौरसेनी अपभ्रंश से किन 3 का विकास होता है? तो उन 3 सौरसेनी अपभ्रंश से बेसिकली 3 यहां पे समझ लेते हैं नीचे। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से मोटा मोटी 3 उपभाषाएं निकलती हैं। पहला आपका पश्चिमी हिंदी और उसकी उपबोलियां। ठीक है, दूसरा आपकी राजस्थानी, तीसरा आपका पहाड़ी, और इसमें मूलतः पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश वाली भाषाएं हैं, चंबाली हो गए, मलयाली हो गई, ये सारी। ठीक है, पश्चिमी तो आपने देख लिया, पार्ट देख लीजिए। राजस्थान के 4 पार्ट देख लिए। ठीक है, इसमें से जैसे जो मारवाड़ी हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, आप जब भारत का मैप बनाते हैं तो ये यहाँ पर आपका ये इधर आपका राजस्थान पड़ जाता है। यहाँ पे ये ये वाला इलाका भारत का। तो इसमें जो पश्चिमी, ये जो पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा है, इसमें इधर की जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। राजस्थान का एक पार्ट है ना राजस्थानी भाषा का। ठीक है, दूसरी पूर्वी राजधानी, ये इधर जयपुर वाला क्षेत्र है, ये जयपुरी यहाँ बोली जाती है। ठीक है, उत्तरी राजधानी, ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ कौन सी बोली जाती है? आपकी मेवाती बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में। और ये दक्षिणी जो बेसिकली ये एमपी वाला पार्ट भी इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मालवी। ठीक है, या मेवाड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साउथ श्रेणी से कौन सी 3 उपभाषाएं निकली? पश्चिमी निकली, राजस्थानी निकली और पहाड़ी निकली। ठीक है, अब दूसरी अपभ्रंश की बात करते हैं। मागधी अपभ्रंश की हम लोगों ने पढ़ा था। तो मागधी अपभ्रंश से विकास किसका होता है? मागधी अपभ्रंश से बेसिकली तो 4 का विकास होता है अगर आर्य भाषाओं की बात की जाए तो। बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी। तो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी, क्योंकि हिंदी की एक भाषा क्या है? बिहारी, जिससे 3 भाषा और डिवाइड होती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो बिहारी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और अब एक और भाषा बसती है, तो उसका विकास किससे हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको टैकल करने के लिए समझ लीजिए कि अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है?
अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। जिसके पार्ट कौन कौन से हैं ये यहाँ पर फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब हम लोग आगे